विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम प्रेमचंद की वर्तमान परिवेश में क्या प्रासंगिकता है, उनके विचारों के अनुसार वो आज के युग में कहाँ तक प्रासंगिक दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में मैं पिछली क्लास में भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि वो नारी को शिक्षित देखना चाहते थे और शिक्षित और देखने के साथ साथ उन्होंने समाज में व्याप्त जो विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं थीं, उन कुप्रथाओं को अपने कथा साहित्य में दूर करने की चेष्टा की है। तो वो समान नारी और पुरुष के समान अधिकारों की अनुशंसा करते थे, उनकी सिफारिश करते थे। उन्होंने नारी और पुरुष के प्रति जो अपने विचार हैं वो मैंने पिछली क्लास में भी आपसे व्यक्त किए थे। आगे फिर मैं उन्हीं पर चर्चा करते हुए आपको कहती हूँ कि वो कहते हैं, उनकी नारी विषयक जो धारणा है, वो कहते हैं मेरी नारी का आदर्श एक स्थान पर त्याग, सेवा और शुश्रूषा सदैव बिना असंतोष प्रकट किए हो और पवित्रता सीजर की पत्नी की भांति जिसमें पश्चाताप ना करना पड़े। अर्थात नारी के वो जो मूलभूत गुण हैं, दया, ममता, करुणा, सौहार्द, सहानुभूति आदि गुणों के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि नारी के हृदय में दया का मूल भाव सदैव बना रहे। वो ये चाहते थे कि नारी में भारतीयता जो है, भारतीय परिवेश में पली हुई जो नारी के मूलभूत गुण हैं, वो सदैव बने रहें। पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि उसके जो भारतीयता के जो मूलभूत गुण हैं वो तिरोहित हो जाएं, वो समाप्त हो जाएं, इसके वो कदापि पक्षधर नहीं थे। आगे वो कहते हैं कि वो नारी और पुरुष, प्रेमचंद की दृष्टि में पुरुष यद्यपि शक्तिमान है, शक्तिशाली है, तथापि स्त्री के सामने वो दया का पात्र है। उनके हिसाब से स्त्री ऐसा नहीं है कि वो स्त्री का शोषण करे, स्त्री को अपने दलित समझे, स्त्री के प्रति सहानुभूति का भाव रखे। नहीं, वो दोनों के समान अधिकारों की सिफारिश करते थे और वो कहते थे कि माना कि शारीरिक संरचना की दृष्टि से पुरुष शक्ति संपन्न है, शक्तिशाली है, बलशाली है, लेकिन जैवीय संरचना में स्त्री कमजोर है। लेकिन कमजोर होने के कारण के बावजूद पुरुष को उसके दया का पात्र होना चाहिए, उस पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना कदापि न्याय संगत नहीं होगा। प्रेमचंद नारी में अलौकिक गुणों की स्थापना के लिए उसे पूर्ण रूप से शिक्षित देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि नारी में अलौकिक गुण हो, अर्थात इस लोक से परे अलौकिक गुण, जो कि हम जानते हैं कि नारी संवेदनशील होती है, ममतालु होती है, मातृत्व का भाव उसका प्रधान होता है, उन भावों का उसके हृदय में प्रमुख स्थान होना चाहिए, उसकी प्रधानता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करते करते वो अपने इन स्वभावों को भूल जाए, जो कि हम देखते हैं कि वर्तमान में आज हम देख रहे हैं कि पति, पत्नी और बच्चे, इसके अलावा वो और किसी तीसरे को परिवार जो है वो पसंद नहीं करता। एकल परिवारों की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार, जो कि हमारी भारतीय सभ्यता की मूलभूत संस्कृति रही थी, भारतीय सभ्यता में कहा गया था, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत साम, अर्थात यह मेरा है, वो पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात विशाल हृदय व्यक्तियों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है, एक परिवार के समान है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता रही है, जो कि विश्व में एक मिसाल मानी जाती है भारतीय संस्कृति। लेकिन आज क्या कारण है कि हम अपनी संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का औचित्य अनौचित्य की सोचे बिना या चर्चा किए बिना हम उसको अपना रहे हैं। ये वस्तुतः हमारे पारंपरिक व्यक्तित्व को खोना होगा, जबकि हम देखते हैं कि हम
संयुक्त परिवारों को छोड़कर एकल परिवारों की ओर उन्मुख हो रहे हैं, और पाश्चात्य देश जो हैं वो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। वहां पर वो जानते हैं कि एकल परिवार ने उनको क्या दिया। एकल परिवार की देन है परस्पर तनाव, डिप्रेशन, मानसिक ग्रंथि को जन्म देना, पारिवारिक जो आपस में जो दायित्व था, आपस में एक दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव था, वो सब वहाँ पर नहीं है। तो वो हमारी संस्कृति को, इन सब चीज़ों को, अच्छी विशेषताओं को अपना रहे हैं, और हम ये बिना देखे कि उस संस्कृति में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, उनको अपना रहे हैं। तो नतीजा क्या हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है कि आज जब विवाह होता है, विवाह नाम की संस्था जो कि हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक आदर्श मानी जाती थी, वो संस्था क्या है, आज टूट रही है। क्यों? क्योंकि मैं का भाव, अहम ब्रह्मास्मि, मैं जो हूँ वो हूँ। इसका कारण ये है कि वो आज स्त्री भी क्या है, शिक्षित है, दोनों बराबर से कमा रहे हैं, दोनों की तनख्वाह भी बराबर सी होती है, तो कहीं वो झुकना नहीं चाहती, कहीं वो आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहती। जबकि परिवार नाम की संस्था में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति सोचना, समर्पण करना, सहानुभूति करना, एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करना। लेकिन आज क्या है, सामंजस्य नहीं हो रहा। इसलिए क्योंकि मैं की भावना, मैं क्यों दबूं, मैं क्यों ऐसा करूं। तो ये जो भाव है, यही कारण है कि परिवार टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, अकेलेपन की त्रासदी व्यक्ति भोग रहा है, कुंठा और संत्रास को भोग रहा है। तो ये जो स्थिति है, ये हमारी संस्कृति के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये स्थिति क्यों जन्म ले रही है? क्योंकि हम बिना सोचे समझे पाश्चात्य सभ्यता के दुर्गुणों को, गुणों के साथ दुर्गुणों को भी अपना रहे हैं, उस पर विचार नहीं कर रहे, उस पर एक बार सोच नहीं रहे कि कौन सी चीज हमारे लिए उपयोगी है अथवा अनुपयोगी। आगे वो कहते हैं, अलौकिक गुणों के साथ वो पूर्ण रूप से शिक्षित देखना चाहते हैं कि स्त्री, जैसा कि पहले मुगल आए तो मुगलों ने स्त्री के शिक्षा के अधिकार को छीन लिया। वो नहीं चाहते थे कि स्त्री शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि उनकी ऐसी सोच थी कि यदि स्त्री शिक्षित हो जाएगी तो वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगी, और जागरूक हो जाएगी तो वो फिर अपने अधिकारों की मांग करेगी। तो वो चाहते ही नहीं थे कि वो पढ़े, वो उसको पर्दे में रखना चाहते थे। वो उसका दोयम दर्जे की उसको दिया हुआ था समाज ने, तो उस दोयम दर्जे से मुक्त कर प्रेमचंद चाहते हैं कि वो शिक्षित हो, वह उसको कानूनी अधिकार, शिक्षा होने के साथ साथ, शिक्षित होने के साथ वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, और उसके अधिकारों में जो उसका कानूनी अधिकार है उसके प्रति भी जागरूक हो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए, वो ये भी चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अधिकारों के प्रति जागरूक होने से कहीं वो अपने कर्तव्यों को विस्मृत कर जाए, भूल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं, वहां हमें अपने कर्तव्यों की ओर भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर हम कर्तव्यों को भूलकर अधिकारों की मांग करेंगे तो समाज में क्या होगी, अव्यवस्था उत्पन्न होगी, असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसलिए हमें सामंजस्य बनाए रखने के लिए, एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को ध्यान रखना होगा। लेकिन आज क्या है, कहीं कहीं हमें इसके विपरीत दर्शन भी होते हैं। पढ़ी लिखी स्त्री जो है वह अपने कर्तव्यों को तो भूलती जा रही है, और वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं, मैं कहूँ अधिक जागरूक होती जा रही है। और यही कारण है कि वह स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता का आचरण कर रही है। स्वच्छंद आचरण करने से वैसा लगता है मानो तितली के समान इधर उधर उड़ती फिर रही है, और इसके कारण उसको जो अपना जो मूल स्वभाव है उसको भूल रही है, उसको अनेक परेशानियों का सामना करना है, पड़ रहा है। वो कहते हैं, कानूनी अधिकारों की सिफारिश करते हुए मिस्टर गोदान में मिस्टर मेहता के माध्यम से कहते हैं, मैं नहीं कहता
कि स्त्रियों को शिक्षा की जरूरत नहीं है। स्त्रियों की शिक्षा की जरूरत है और पुरुषों से अधिक है। स्त्री के विद्या और अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। अधिकार प्राप्त शिक्षित नारी जो है वो विध्वंस की ओर नहीं, हिंसा की ओर उन्मुख नहीं हो, अपितु सृष्टि और पालन में जो उसका मूलभूत दायित्व है उस दायित्व को वो कभी नहीं भुलाए। ऐसी प्रेमचंद की विचारधारा थी। वो कहते हैं स्त्री के विद्या और अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। अतः वे प्राणियों के विकास में स्त्रियों के पद को पुरुषों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अर्थात उनके लिए स्त्री कदापि उपेक्षणीय वस्तु नहीं, नगण्य नहीं है, तुच्छ नहीं है, अपितु स्त्री को उन्होंने समाज में समान रूप से आदर दिया है। आगे वो कहते हैं कि स्त्री शिक्षा के समर्थन के साथ पर्दा प्रथा के, मैंने जैसा कहा कि वो घोर विरोधी थे, क्योंकि इससे वो कहते हैं पर्दा प्रथा से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। उनकी मान्यता है कि यदि स्त्री को पर्दा प्रथा के बंधन में रखा गया, जकड़ा गया, तो उसका जो शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो बाधित होगा, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। आगे इसी क्रम में वो कहते हैं स्त्री शिक्षा के समर्थक और पर्दा प्रथा के घोर विरोधी होने पर भी वे नारी द्वारा नौकरी करने के पक्ष में नहीं है। स्त्री शिक्षित हो लेकिन नौकरी नहीं करे, उसका काम क्या हो, घर की चार दीवारी में रह के जो अपने परिवार के प्रति जो दायित्व है उनका समुचित रूप से, सम्यक रूप से वो उनको दायित्वों का निर्वहन करे। उन्हें तो यह मान्य है कि पुरुष नौकरी करे और स्त्री घर संवारे। नारी को शिक्षित करने का तात्पर्य यह है कि वह अपने अधिकार और कर्तव्य को समझे। गृहस्थी के सुखद जीवन के लिए स्त्री नौकरी न करे। वो कहते हैं कि वो परिवार को संवारे, सजाए, संवर्धित करे, और पुरुष क्या है, नौकरी करे। वो कहते हैं इसी में गृहस्थ का सुखद जीवन बना रहेगा। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, ये स्थिति क्या है, एक आदर्श स्थिति है। यदि कभी आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए घर में आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उस आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करने के लिए अपनी शिक्षा का सदुपयोग करते हुए वो भी घर की चार दीवारी से बाहर निकले और नौकरी करके पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सहभागिता दर्ज करे। केवल इतना, और वो कहते हैं कि एक आदर्श स्थिति है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे घर के बाहर निकलकर नौकरी करके पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करना चाहिए, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। इसके आगे हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे।